तो बीए पार्ट थर्ड में जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अपने चल रहे हैं उनमें अपन बात कर रहे थे अरस्तु की। और आज उसी क्रम में अपन जो देख रहे थे क्रांति, तो क्रांति के संदर्भ में अपन ने अभी तक बात की है क्रांति से तात्पर्य क्या है, क्रांति के प्रकार क्या है, क्रांति किन कारणों से होती है। ठीक है, अपन अगला देख रहे थे कि क्रांति के जो कारण है, तो दो कारण हमने इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने देखे थे क्रांति के कारण। और एक अंतिम जो आप थोड़ा ध्यान में रखिए वैसे कि उसने सामान्य और विशिष्ट कारण तो क्रांति के बताए ही हैं, उनके अलावा उसने एक तीसरा जो ये माना है कि जो 6 प्रकार के उसने संविधान बताए थे, तो उसने ये कहा है कि हर संविधान में क्रांति के कुछ विशेष कारण होते हैं। तो विशिष्ट जो संविधान प्रणालियां हैं उनके भी उसने विशिष्ट कारण अलग से बताए हैं। और यहां आपको ध्यान में रखना, बार बार अपन ये कह रहे हैं कि अरस्तु ने कहीं कल्पनाओं के आधार पर इन सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया है, बल्कि अरस्तु ने जो भी संविधान बनाए हैं वो सारे संविधान उसने, ये जो जितने भी उसने अपने ये थ्योरीज दी हैं क्रांति के कारणों की, परिणाम, जो ये सारी चीजें, ये सारी उसने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे उस समय विभिन्न संविधानों का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद में उसने इन चीजों को बताया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से खोज की है उसने और वैज्ञानिक तरीके से उसने इनका मूल्यांकन किया है। उसने खुद ने सूक्ष्म निरीक्षण किया उन सारे संविधानों का, और संविधानों का सूक्ष्म निरीक्षण कर उनमें क्रांतियों के कारण खोजे और फिर अपनी तरफ से उनके जो उपाय थे वो बताए। तो लास्ट थोड़ा सा इसको आप देखिए, जो क्रांति के कारण उसने बताए थे उसमें विशिष्ट जो शासन प्रणाली है उनमें क्रांति किन किन कारणों से हो सकती है। तो कुछ अपन केवल ध्यान में रखिए आप लोग इसको। जैसे उसने बताया कि प्रजातंत्र में जो क्रांति होती है वो मुख्य रूप से दो कारण उसके अलग से हो सकते हैं। वो पहला कारण वो कह रहा है कि एक तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समानता की लालसा होती है। जहां डेमोक्रेसी होती है हर व्यक्ति चाहता है कि उसको औरों के बराबर अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले। तो ये जो समानता की लालसा है, जब उसको लगे कि समानता नहीं मिल रही है, तो प्रजातंत्र में वह क्रांति का कारण बन जाता है। दूसरा जो कारण समानता में है, जो उसमें प्रजातंत्र में अरस्तु बताता है, वो ये है कि इसमें हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होती है। और अब ये कहता है कि कुछ वाग्वीर जिनको कहते हैं, जिनकी आप बोली के ऊपर एक भयंकर जो बोलने की कला होती है उनके पास, तो एक विशिष्ट कला वाले जो लोग होते हैं जिनको लोगों को जो आक्रोशित कर सकते हैं, उनके भाव ऐसे होते हैं कि जब वो बोलते हैं तो सामने वाले अपने आप प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसे वाग्वीर, ये कहता है कि जो श्रेष्ठ भाषण देने वाले लोग होते हैं उनमें भी वो कला होती है कि ये लोग प्रजातंत्र में क्रांति करवा सकते हैं। कई बार जब उनको खुला छोड़ देते हैं अभिव्यक्ति के नाम पे, तो उच्छृंखलता नाम देता है वो। तो ये कहता है कि जब आप अभिव्यक्ति पे कोई कंट्रोल नहीं करेंगे तो कुछ लोग उस अभिव्यक्ति का लाभ उच्छृंखलता के रूप में उसका जो लाभ लेके और लोगों को क्रांति के लिए मोटिवेट कर देंगे। चूंकि बोलने की कला उनमें खूब है और वो अपने आप को हमेशा, कुछ वो मानता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने आप को महत्वपूर्ण उस सिस्टम में बनाए रखना चाहते हैं। तो अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए वो समय समय पर इस तरह के अपने जो श्रेष्ठ भाषण कला का प्रदर्शन करते हैं, और उसी श्रेष्ठ भाषण कला के प्रदर्शन में कई बार क्रांति हो जाती है, या जो उनका लिटरेचर है, साहित्य है, उनसे क्रांति हो जाती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कह रहा है कि जब उच्छृंखलता में बदल जाती है, संविधान से हटके जब वो दूसरा रूप धारण कर लेती है, तो प्रजातंत्र में क्रांति का कारण बन जाती है। इसी प्रकार वो कहता है कि धनिक तंत्र में है, वहां असमानता क्रांति का कारण बनती है। विभिन्न लोगों के बीच में जो निर्धन लोग हैं और धनवान लोग हैं, दोनों में जो असमानता होती है वो क्रांति का कारण बनती है। और धनिक तंत्र में वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनवान तो हैं, लेकिन उनको शासन में यदि हिस्सा नहीं मिला हो, शासन में पर्याप्त उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर वो लोग दूसरों को भड़काते हैं और अपने स्वार्थों के अनुरूप उनको तैयार करके क्रांति करवा देते हैं। तो ये दो कारण अगले उसने धनिक तंत्र में बताए हैं। इसी प्रकार वो कहता है कि कुलीन जो तंत्र होता है उसमें जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, यदि उनका अपमान हो जाता है तो वो लोग क्रांति कर देते हैं। इसी प्रकार, और स्पेशली कुलीन तंत्र में जो मान लीजिए जो धनिक लोग हैं जो अलग रह गए, वो मौके की ताक में रहते हैं, अवसर कब मिले और कब वो क्रांति करके कुलीन तंत्र के स्थान पे अपने धनिक तंत्र को स्थापित करें। तो ये जो स्थितियां हैं इसमें है। राजतंत्र में वो बड़े कारण बताता है। वो कह रहा है कि राजतंत्र में क्रांति के जो कारण होते हैं वो मुख्य रूप से, उसमें भी वो दो कारण बड़े बताता है। पहला कारण तो बताता है कि यदि राजा निरंकुश हो जाता है, तो निरंकुश होने की स्थिति में वो कहता है कि क्रांति निश्चित रूप से होगी। और क्योंकि निरंकुश होने के बाद में वो व्यक्तिगत
स्वार्थों पे शासन करने लग जाता है, लोगों की अवहेलना करना शुरू कर देता है, और लगातार लोगों का जब दमन शुरू होता है, लोगों के सम्मान का जब न उनको प्राप्ति नहीं होती है, तो उसके बाद में वो लोग क्रांति करते हैं। तो राजतंत्र में एक तो ये कारण होता है कि जब निरंकुशता आ जाती है तब क्रांति होती है, और दूसरा वो बताता है कि राजतंत्र में ये उसने जो उस समय यूनानी नगर राज्यों में देखा कि राजतंत्र में एक बड़ा कारण था जो क्रांति का था, वो था राज परिवारों में आपसी जो ईर्ष्या थी, मतभेद थे, आपसी जो झगड़े थे परिवारों के, तो वो आंतरिक कलह भी बहुत बड़ा कारण बनी, राजतंत्र में क्रांति का कारण बनती है। ठीक है, तो ये विशेष हो गया। इसी प्रकार वो जैसे निरंकुश तंत्र है, तो निरंकुश तंत्र में तो आपको ध्यान में ही है कि भाई स्वाभाविक जब राजा निरंकुश है, अपने स्वार्थ के ऊपर जब वो शासन करना शुरू कर देता है, लोगों का दमन करना शुरू कर देता है, तो ऐसी स्थितियां जब आती है तो वहां भी क्रांति का कारण बनती है। तो कुल मिला के अरस्तु ने क्रांति के 3 प्रकार के कारण बताए हैं। सामान्य कारण जिसमें असमानता और अन्याय उसने बताया था, उसके बाद में उसने विशिष्ट कारण बताए थे जो हमने देखे थे, जिनमें भय है, घृणा है, या जो अदर कई चीजें हमने 10-12 बिंदु उसके अंदर देखे थे। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु है वो आता है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में, संविधान में विशिष्ट कारण क्रांति के। तो ये 3 तरीके से आप इसको अलग अलग फेज में, जब बड़ा प्रश्न आता है तो आप इसको 3 भागों में बांट दीजिए। ठीक है, अब चलिए आज अपन क्रांति के इस चैप्टर में अंतिम बात करते हैं। क्रांति ऐसा नहीं कि देखिए कोई भी समस्या को बताना ये केवल एक आधा पार्ट है, लेकिन अरस्तु ने समस्या को परिभाषित किया, समस्या को जाना, समस्या के मूल स्रोत तक पहुंचा है, और स्रोत तक पहुंचने के बाद में, कारण ढूंढने के बाद में उसने उस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया है। तो ऐसा नहीं कि उसने केवल क्रांति के कारण बता दिए, क्रांति के प्रकार बता दिए, वो ये बताता है कि क्रांति रोकने के भी अपने तरीके हैं। तो अपन अलग अलग जो शासन व्यवस्थाओं में बताता है वो, लेकिन अपन उनको कॉमन एक जगह ले लेते हैं कि क्रांति रोकने के क्या क्या उपाय अरस्तु बताता है। तो यदि आपके 20 नंबर का प्रश्न आता है तो लगभग कई बार अलग से 10 नंबर का ये पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और कई बार मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेते हैं तो आपको बताना होगा, और विश्लेषण जहां भी करना है क्रांति का तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि अरस्तु क्रांति के रोकने के क्या उपाय बताता है। तो सबसे पहला जो उपाय अरस्तु बताता है क्रांति को रोकने के, जिनको हम कहते हैं कि अरस्तु के जो क्रांति के प्रतिकार या रोकने के उपाय निवारण के लिए, पहली वो चीज कहता है कि यदि क्रांति रोकनी है तो शासकों को हमेशा अपने राज्य में अन्याय और असमानता को दूर रखना होगा। ये कह रहा है, 2 चीज यहां अरस्तु बताता है अपनी बुक में। वो कहता है कि न केवल आपको ये चीजें करनी है, बल्कि यदि नहीं भी हो पा रही तो आपको दिखाना ये है शासक वर्ग को कि अन्याय लोगों में नहीं हो रहा। उनके अंदर ऐसे आप इस तरह का प्रेजेंटेशन करेंगे, आप समय समय पर ऐसी चीजें प्रदर्शित करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य करते रहेंगे कि कहीं भी प्रजाजन को ये नहीं लगे, नागरिकों को, कि उनके में किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय हो रहा है, कोई वर्ग अन्याय कर रहा है या शासक अन्याय कर रहा है, कोई भी। इसी प्रकार किसी भी वर्ग को या किसी भी नागरिक को यह नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। ठीक है ना। इसके लिए अरस्तु 2 चीज बताता है कि राजाओं को, शासक वर्ग को यह काम करते रहना चाहिए। सबसे पहले वो कहता है कि ये चीजें करने के लिए, अन्याय और असमानता को समाप्त करने के लिए सबसे पहली व्यवस्था ये होनी चाहिए कि प्रत्येक जो योग्य नागरिक है, उस योग्य नागरिक को पद प्राप्त करने हेतु अवसर की समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, हर जो भी योग्य व्यक्ति को अवसर सबको समान मिलने चाहिए। किसी भी पद की प्राप्ति के लिए कोई भी विशेषाधिकार यहां नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति को, किसी को यह नहीं लगेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और ना ही उसको लगेगा कि उसके साथ किसी प्रकार की असमानता की जा रही है। इसी प्रकार सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, चाहे निर्धन वर्ग हो, चाहे धनी वर्ग हो, चाहे उच्च कुल हो, जिनको भी मानता है, वो कह रहा है कि सब लोगों के साथ शासक वर्ग और प्रशासकों को बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। लोगों को जब सम्मान मिलता है तो ऐसी स्थिति में लोगों में शासन के प्रति घृणा का विकास नहीं होता है। अरस्तु ये मानता है कि घृणा वहां से शुरू होती है जहां व्यक्ति का अपमान होता है या उसे लगता है कि उसका अपमान किया जा रहा है। तो अब अपने आप को जब वो अपमानित महसूस करेगा तो निश्चित रूप में वो अपमान आक्रोश के रूप में निकलेगा, और वही आक्रोश एक दिन क्रांति का रूप धारण कर लेगा। तो अरस्तु कहता है कि
जो शासक वर्ग प्रशासक वर्ग है वो सभी वर्गों का के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। आज भी हम देखिए कि आप विभिन्न विभागों में जाते हैं, हर विभाग की आज नागरिक संहिताएं बनी हुई है, नागरिकों के अधिकार बने हुए हैं। हर डिपार्टमेंट को ये कहा जाता है कि आम नागरिक के साथ हम सही व्यवहार करें। तो ये कहता है कि जब आप व्यवहार अच्छा करते हैं तो उसके बाद में आपके विभाग के प्रति कोई भी जो घृणा होती है वो घृणा वापस प्रेम में बदल जाती है, विश्वास में बदल जाती है, यदि आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा है। और इसी प्रकार अरस्तु ये कहता है कि प्रशासक वर्ग द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार प्रजाजन और नागरिकों के जो नागरिक हैं उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। जो भी आमजन है, वहां जितने भी लोग हैं, कोई भी उनके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार शासक वर्ग नहीं करे और ना ही किसी दूसरे को करने दे। ठीक है, तो अनुचित व्यवहार और अन्याय ये भी नहीं करे। तो ये 3-4 चीजों बताता है कि जिससे समाज में, उस राज्य में अन्याय व असमानता से बचा जा सकता है। ठीक है, अगली जो बात की है वो ये कहता है अरस्तु कि कहीं भी राज्य को ये ध्यान में रखना चाहिए, शासक वर्ग को, कि कहीं भी किसी भी वर्ग में शक्ति का केंद्रीकरण न हो जाए। किसी एक वर्ग के पास यदि शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है या शक्ति अत्यधिक होती जा रही है और यदि आप उसको अनदेखा करते हैं तो आगे चल के वही शक्ति उसको शासन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा में तब्दील हो जाएगी और उसके बाद में वो वर्ग निश्चित रूप से अरस्तु कहता है कि वो क्रांति करेगा। तो ये उसने कई उस समय के नगर राज्यों में देखा कि एक वर्ग था वो जैसे वो डेवलप होते गए और शासक वर्ग ने उन पे ध्यान नहीं दिया, आगे चल के वही वर्ग शासक वर्ग के सामने क्रांति के रूप में खड़ा हो गया। तो सीधा सा ये है कि किसी भी एक वर्ग या एक व्यक्ति को अत्यधिक सम्मान या अत्यधिक चीजों उसको शक्ति देकर सत्ता का केंद्रीयकरण नहीं होने दे। ऐसी स्थिति आगे चलकर क्रांति को जन्म दे सकती है। तो राज्य को यह काम करना चाहिए और यदि उसे लगे कि कोई वर्ग शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है तो अरस्तु यहां तक कहता है कि उस स्थिति में कानून बनाकर उसके शक्ति के केंद्रीयकरण को रोक देना चाहिए। ठीक है ना, कानून ऐसे बना दे कि वो शक्तियों का उपयोग नहीं कर सके, वो या शक्तियों का संचय नहीं कर सके। तो अगली स्थिति है कि किसी भी एक वर्ग के पास या किसी एक व्यक्ति को यदि वो शक्ति का सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है, शक्ति का केंद्रीयकरण वहां होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको रोके शासक। तो इस तरीके से भी क्रांति से बचा जा सकता है। तीसरी जो बात अरस्तु कहता है वो कहता है कि शासन में समस्या वहां आती है जहां कानून की पालना ढिलाई के साथ की जाती है। कानून में जहां भी ढिलाई होगी, ये कह रहा है कि वहां अव्यवस्थाएं उत्पन्न होना शुरू होगी और वो अव्यवस्थाएं आगे चलकर आक्रोश को जन्म देगी और आक्रोश का जन्म होने के बाद में निश्चित रूप से क्रांति होगी। तो नियमहीनता या कानून की ढिलाई हमेशा क्रांति को जन्म देती है, ऐसा अरस्तु का मानना था। उसका मानना है कि जब आप नियमों की दृढ़ता से पालन जब तक आप करेंगे तब तक वो राज्य संतुलित अपना विकास कर पाएगा। लेकिन जहां नियमों में ढिलाई हो गई या लोगों में दृढ़ता कम हो गई कानून के प्रति, ऐसी स्थिति में उस राज्य में संकट उत्पन्न हो जाएगा और लोगों में आक्रोश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, लोग लापरवाह हो जाएंगे और अनुशासनहीन हो जाएंगे और यही अनुशासनहीनता, लापरवाही कुछ वर्गों में आक्रोश का कारण बनेगी और लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्याय से विश्वास समाप्त हो जाएगा। तो अरस्तु ये कहता है कि इस बात की शासक वर्ग सुनिश्चितता कर ले कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की पूर्ण निष्ठा के साथ पालना करे। और ये पूर्ण निष्ठा लाने के लिए अरस्तु यहां तक कहता है, मतलब अरस्तु ने इसके लिए व्यवस्था भी की है। अरस्तु कहता है ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, जो हमने शुरू में पढ़ा था, शिक्षा के द्वारा। वो कहता है कि शिक्षा ऐसी आप दीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति है उसको कानून का पता होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा पालक आप शिक्षा के माध्यम से बना दीजिए ताकि वह कानून की अवहेलना नहीं करे। तो कानून, सुदृढ़ कानूनों का निर्माण और उन कानूनों की पालना करने की आदत, ये दोनों शिक्षा के माध्यम से डालकर क्रांति से बचा जा सकता है। ये अरस्तु ने अगला एक उपाय बताया है क्रांति से बचने का। उसके बाद में अरस्तु एक यह भी बताता है कि जो शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग हैं, प्रशासन चलाने वाले हैं, शासक वर्ग हैं, इनका कार्यकाल अल्पकालिक होना चाहिए।
अल्पकाल इनका कार्यकाल होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा कार्यकाल इनका नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति सत्ता पर टिका रहता है तो ये कहता है कि उसमें अपने आप अहम भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, और यही अहम उसमें आगे चल के निरंकुशता को जन्म देता है, और उसी निरंकुशता से बाद में समाज में आक्रोश होता है, और समाज में उस शासक या उस शासन व्यवस्था के प्रति क्रांति, उसके विरुद्ध क्रांति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो अतः इस स्थिति में वो कहता है कि शासन का संचालन का जो कार्यकाल है वो अल्पकालिक होना चाहिए। इससे एक तो शासक वर्ग निरंकुश नहीं होगा, और एक इससे अधिकतम लोगों को शासन करने का मौका मिलेगा। जब अधिकतम लोगों को अवसर मिलेगा और कुछ लोगों को हटना पड़ेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति यह सोचकर अच्छा व्यवहार करेगा कि कल कोई दूसरा उसकी जगह आएगा तो वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। और यदि आपने परमानेंट एक आदमी को बैठा दिया 20 साल की स्थिति से लेकर 60, 65, 70 साल तक वही शासन कर रहा है, तो ये कह रहा है कि उस स्थिति में उसको पता है कि उसको पूरे जीवन शासन का भागी बने रहना है। उसमें अरस्तु कहता है कि उसमें निरंकुशता आ जाएगी, उसमें एक अहम उत्पन्न हो जाएगा जो आगे चलकर क्रांति का कारण बन सकता है, या बनता है, या बना उस दौरान विभिन्न राज्यों में। तो अरस्तु ने इसको भी माना है कि ये शासन संबंधी जो कार्य का निर्वहन कर रहे हैं उनका कार्यकाल अल्प होना चाहिए। तो अभी भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो स्थानांतरण पॉलिसी होती है वो इसी तरीके से होती है कि एक व्यक्ति को एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रखा जाता है, 2 साल, 1 साल, ठीक है ना। उसके बाद में उसका स्थानांतरण दूसरी जगह, जो प्रशासन से जुड़े पद हैं उन पे, प्रशासन जुड़े पदों पे स्थानांतरण करने की व्यवस्था अरस्तु के इसी कारण से है कि एक ही जगह पे लंबे समय तक रहने से उस व्यक्ति में निरंकुशता आती है, और उसमें जो एक भेदभाव प्रशासन में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो आगे चल के क्रांति को जन्म देती है। तो एक अल्पकाल करके भी प्रशासन का क्रांति से बचने का उपाय अरस्तु ने बताया है। अगला अरस्तु कहता है, अगली जो उपाय बताने के लिए अरस्तु कहता है कि एक जो आंतरिक और बाह्य खतरे होते हैं, कई बार कई शासक होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं कि भाई ये तो दूसरे देश में हो रहा है, हमें इससे क्या दिक्कत है। अंदर कुछ हो रहा है तो उसको उसने बड़े हल्के उसमें ले लिया। तो अरस्तु यहाँ कहता है कि आंतरिक और बाह्य जहां भी खतरा हल्का सा भी दिखता हो, शासक और प्रशासन वर्ग को पूर्ण ध्यान उसके ऊपर दे देना चाहिए, उसे गंभीरता से लेते हुए उसके निराकरण की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि क्रांति से बचा जा सके। अगला वो कहता है कि जो विदेशी लोग होते हैं इनका बड़ा ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि विदेशियों की राजभक्ति है वो हमेशा अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के प्रति होती है, तो प्रशासन के उच्च पदों पर या शासन के उच्च पदों पर उनको नियुक्त नहीं किया जाए, ऐसा अरस्तु का मानना है। ठीक है। अगला ये कहता है कि राज्य में दलबंदी जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ठीक है ना, ये दलबंदी रोके। तो अरस्तु कहता है कि दलबंदी जहां हो गई, वर्ग जहां बनने शुरू हो गए, जैसे अभी अपन देखते हैं चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, वैचारिक आधार पे हो, जब दलबंदियां जहां शुरू हो जाती है, ये कह रहा है कि उस स्थिति में उनमें संघर्ष होना प्रारंभ होगा, और वही संघर्ष आगे चल के शासन के लिए सिरदर्द बन जाएगा और क्रांति में तब्दील हो जाएगा। तो जहां भी दलबंदी हो, स्ट्रिक्ट, यहां अरस्तु कहता है कि हार्ड कानून बनाकर दलबंदियों को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए, क्योंकि ये दलबंदियां इनके आगे चलकर बड़े नकारात्मक परिणाम अरस्तु कह रहा है कि शासन को भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार अरस्तु कहता है कि यदि क्रांति हमें रोकनी है तो प्रशासनिक जो पद हैं, जो सुरक्षा से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, इनमें इनका विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इन लोगों में एक तो अपने परिवार और इनके प्रति स्वार्थ यदि, निजी स्वार्थ यदि इनमें उत्पन्न हो गया है, एक तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरस्तु का यह मानना है कि इनमें जैसे ही ये निजी स्वार्थ की भावना उत्पन्न होगी, उसके तुरंत बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो आएगी करप्शन की, भ्रष्टाचार की। ये अपने स्वार्थों के लिए फिर भ्रष्टाचार करेंगे, पद का दुरुपयोग करेंगे या उस पद का अनुचित लाभ लेना शुरू कर देंगे। तो विशेष रूप से शासक वर्ग को इस बात से सजग रहना है कि कोई भी प्रशासनिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो भ्रष्ट नहीं बने और स्वार्थ उनमें नहीं पनपे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो फिर वो लोग अपने स्वार्थों के लिए, जो जनता है, आम जनता जिसको कहते हैं अपन, तो आम जनता को फिर वो पीड़ा देना शुरू कर देंगे, और यही पीड़ा आगे चलकर क्रांति का कारण बनेगी, क्योंकि लोग आक्रोशित होंगे और क्रांति करेंगे। अगली जो बात अपन करते हैं अरस्तु के द्वारा वो है उचित शिक्षा। यहां अरस्तु एक बहुत बड़ी बात, ये जो उसने शुरू में भी कही थी कि हर संविधान के अनुसार हर राज्य अपने नियंत्रण में नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे।
उसका मूल भाव यही था कि हर राज्य अपने संविधान के अनुसार जब शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करेगा, उसका शिक्षा की पद्धति जब तय करेगा, तो उसमें वो सबसे बड़ी चीज ये डालेगा कि हर व्यक्ति की आदत इस प्रकार की बन जाए उस शिक्षा के माध्यम से कि व्यक्ति अपने संविधान के अनुरूप जीवन जीने का आदी हो जाए। ऐसी स्थिति जब है तो उसका ये मानना है कि राज्य के नियंत्रण में जब नागरिकों को शिक्षा दी जाए तो उन्हें वो शिक्षा प्रदान करे जिससे वो लोग, उनकी आम जनता की जो आदतें हैं वो संविधान के अनुकूल बन जाए। यदि ये कह रहा है कि यदि लोगों की आदतें कानून पालना करने की नहीं है तो चाहे आप कितना ही श्रेष्ठ कानून बना दीजिए, उस कानून का कोई अर्थ नहीं है। वो कहता है कि वो केवल एक सजावट की पुस्तिका के बराबर है और उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। यदि लोगों में हैबिट नहीं है, जब तक उस कानून की कानून पालना करने की यदि हैबिट है तो चाहे कानून कम बना दीजिए आप, लेकिन वो व्यवस्था बहुत अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो अरस्तु का ये मानना है कि शिक्षा के द्वारा लोगों में यह हैबिट पैदा की जाए कि वो लोग कानून की पालना करें। ठीक है, तो शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम माना है क्रांति से बचाव का। अरस्तु मानता है कि विभिन्न राष्ट्रों में परिवर्तन या जो क्रांति है उससे बचने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है एजुकेशन। आपकी एजुकेशन यदि संविधान के अनुरूप है, एजुकेशन राज्य के उद्देश्यों के अनुरूप है, तो उसके बाद में आपको ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा अरस्तु कहता है। अगली बात यह कहता है अरस्तु कि शासक वर्ग है उसको कभी भी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि वो सार्वजनिक संपत्ति का अपव्यय कर रहा हो। जनता के मन में यदि एक बार ये बात बैठ गई कि शासक वर्ग जो शासन करने वाले लोग हैं वो उनकी संपत्ति का अपव्यय कर रहे हैं, उसके बाद में अरस्तु कहता है कि उस स्थिति में परिवर्तन को रोक नहीं सकता है, क्रांति को रोक नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी शासक वर्ग है वो संपत्ति का अपव्यय न करे, न ही अपने जीवन को विलासितापूर्ण दर्शाए और ना विलासितापूर्ण जीवन जिए। ऐसी स्थिति में अरस्तु कहता है कि ये एक शासक वर्ग का दायित्व है कि वो हमेशा अपने चरित्र को उन्नत बनाए रखे और उन्नत ही हमेशा आम जनता के सामने प्रस्तुत करे। तब तक उनके प्रति जो विश्वास है जनता का वो बना रहेगा और क्रांति की संभावनाएं कम होंगी। ठीक है, और अंतिम वो ये भी कहता है कि शासक वर्ग को हमेशा शक्ति का संयमित एवं उचित प्रयोग करना चाहिए। जहां भी शक्ति में असंयम आ गया, अनियंत्रण जिसको हम कहते हैं कि नियंत्रण से बाहर आपने शक्ति का प्रयोग कर दिया, वहीं अरस्तु कहता है कि उस स्थिति में जनता में विद्रोह होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो कहता है कि शासक वर्ग आत्म संयमित होकर और नियंत्रित होकर जो शासन की शक्ति है उसका संयमित और उचित प्रयोग कर क्रांति से बच सकता है। तो ये कुछ जो हमने कारण देखे हैं, ये सारे कारण आप बता सकते हो जो अरस्तु ने क्रांति रोकने के उपाय बताए हैं। वो कहता है कि इन तरीकों से राज्य में जो परिवर्तन, मैंने बताया ना शुरू में आपको कि क्रांति किसको कहता है, वो राज्य में होने वाले कोई भी परिवर्तन, चाहे शासनकर्ताओं को आप बदल रहे हैं, चाहे आप संविधान को बदल रहे हैं, चाहे शासन के किसी पद को समाप्त कर रहे हैं, सारे परिवर्तन क्रांति की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे यदि बचना है किसी शासक को तो उसको अरस्तु बताता है कि आपको ये तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, और अंतिम हम देखते हैं कि अरस्तु की क्रांति सिद्धांत की कोई आलोचना भी है। तो इसमें मुख्य रूप से अपन ने हालांकि कंबाइंड ले लिया सबको एक साथ कि जो अरस्तु बताता है कि हर शासन पद्धति के भी अपने प्रतिकार के अलग अलग हैं, तो चाहे तो आप उनको अलग करके भी बता सकते हैं कि भी प्रजातंत्र में क्रांति से असमानता कैसे रोकी जा सकती है, वो बिंदु वहां भी आप काम ले सकते हैं। ठीक है, तो अरस्तु के यहां आलोचना इस आधार पर की जाती है कि अरस्तु ने क्रांति रोकने के उपाय बताए हैं और क्रांति का जो अर्थ बताया वो बताया है परिवर्तन को, कि कोई भी प्रकार का परिवर्तन है वो क्रांति है। तो आलोचक ये कहते हैं कि परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन का विरोध यदि अरस्तु करता है तो कई लोग उसे कहते हैं कि अरस्तु यहां राजनीतिक रूप से रूढ़िवादिता होने का संकेत देता है। वो उस शासन को उसी ढर्रे में रखना चाह रहा है कि परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए वो इलाज बता रहा है, उपाय बता रहा है। तो लोग कहते हैं कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है और परिवर्तन के माध्यम से ही नवीनताएं आती है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरते रहते हैं उनके जीवन में कभी आप देखेंगे कि उनका जीवन बिल्कुल समान तो चलता रहेगा लेकिन उनका जीवन कभी बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा, डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा।
तो विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है, ऐसा आधुनिक जो राजनीति विचारक वो मानते हैं। और वो कहते हैं कि परिवर्तन को रोकने के उपाय बताकर कहीं ना कहीं अरस्तु जड़वादिता का परिचय दे रहा है। इसी प्रकार वह निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन मानता है। एक तरफ तो वो कहता है कि निरंकुश तंत्र है जिसमें राजा अपने स्वार्थों के लिए शासन करता है, किसी भी हद तक वो जा सकता है, उसको वो निकृष्टतम शासन कहता है। लेकिन दूसरी तरफ वह निरंकुश तंत्र में भी क्रांति से, निरंकुश तंत्र को भी राय देता है, सलाह दे रहा है उसको कि आपको यदि क्रांति से बचना है तो आपको ये तरीके करने पड़ेंगे। और तरीके भी दो तरीके के बताता है। वो कह रहा है कि एक श्रेष्ठ तरीके और दूसरे ये सामान्य तरीके। तो जो सामान्य तरीके उसने बताए निरंकुश तंत्र में, वो बड़े ही अमानवीय तरीके उसने बताए हैं। आलोचक इस आधार पर भी उसकी आलोचना करते हैं। वो कहता है कि निरंकुश तंत्र को अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ ये तरीके भी, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एक दो आपको। जैसे वो कहता है कि वो हमेशा शासक द्वारा प्रजा में दासता की भावना भरता रहे, वो उनको ऐसे डराता रहे, उनको हमेशा लगता रहे कि वो दास है, वो उनको हमेशा इस तरीके से वो बात करता रहे कि उनको धीरे धीरे उनमें ये भाव पैदा कर दे, दासत्व से ऊपर वो सोचे ही नहीं। तो ये कह रहा है कि जब दासत्व के भाव उनके अंदर रहेंगे, जब उनमें अधीनस्था के भाव भरे रहेंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी परिवर्तन की बात नहीं करेगा, वो व्यक्ति उसके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि एक डर और भय के माध्यम से निरंकुशता में आप लोगों को डराते रहिए बार बार, ताकि उनमें वो दासत्व के भाव पैदा होते रहें, अधीनस्था के भाव पैदा होते रहें। तो ऐसी स्थिति किसी राज्य में उत्पन्न करना निरंकुश तंत्र द्वारा, ये बहुत ही एक तरीके से अमानवीय स्थिति मानी जाती है। आज के प्रजातांत्रिक जो हम विचारक हैं वो तो विशेष रूप से इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा वो कहता है कि यदि निरंकुश राजा को, क्योंकि निरंकुश राजा है, यदि जनता एक हो जाएगी तो उसके खिलाफ आक्रोश होगा और क्रांति होगी। तो दूसरा जैसे वो बताता है कि निरंकुश तंत्र में उसे नागरिकों में आपस में अविश्वास उत्पन्न करते रहना चाहिए, एक दूसरे को से लड़ाता रहे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव उन्हें पैदा करता रहे। वो कह रहे हैं कि जनता आपस में लड़ती रहेगी, आप तक ध्यान ही नहीं जाएगा किसी का। तो यहां निरंकुश राजा है वो हमेशा अपनी चीजों को लागू करता रहेगा। ऐसे ही वो कहता है कि प्रजाजन को हमेशा गरीब बनाते रहिए, उनको कुछ ना कुछ, मतलब आप उनके लिए अवसर पैदा मत करिए। उसने अलग से लिखा है कि अवसर पैदा करने के बजाय आप उनको कुछ चीजें से भीख में देते हैं वैसे देते रहिए आप। तो इससे क्या होगा कि उन लोगों में हमेशा एक हीन आर्थिक स्थिति बनी रहेगी और वो ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे ही नहीं। उनको थोड़ी सी आवश्यकता होगी, आप दे दो, जब उसको मिल गया तो वो किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करेगा। तो अरस्तु ये कहता है कि ऐसा करके भी निरंकुश राजा है वो अपने आप को कायम रख सकता है। ऐसे ही वो कहता है कि हमेशा शासन में, निरंकुश राजा को हमेशा शासन में गरीबी बनाए रखना चाहिए, ताकि लोग केवल भरण पोषण खाना पीना इन्हीं चीजों में उलझे रहें, इन्हीं चीजों में व्यस्त रहें, और उनका ध्यान कभी भी क्रांति की तरफ नहीं जाए। क्योंकि जो लोग, जिनका पेट ही नहीं भरेगा, वो क्रांति की बात कभी सोचेगा ही नहीं। तो अरस्तु ने कई ऐसे अमानवीय जो क्रांति के तरीके हैं वो भी बताए हैं। तो इस आधार पे अरस्तु की कुछ आलोचक आलोचना भी करते हैं। लेकिन यदि हम इसके महत्व की बात करें तो आज भी हम देखते हैं कि कुछ बिंदु हैं, ये जो सामान्य बिंदु हैं, आज भी प्रशासकों को ध्यान देना है। आज के आधुनिक काल में भी हम देखते हैं कि आज भी यदि कहीं असमानता है, अन्याय है कहीं भी प्रशासन द्वारा, तो निश्चित रूप से वहां विद्रोह हो सकते हैं, संघर्ष हो सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। विभिन्न राष्ट्रों में नस्ल भेद के आधार पे, जाति भेद के आधार पे, धर्म के आधार पे हमने जहां भी असमानता या अन्याय की स्थिति कहीं उनको लगी, महसूस हुई, तो आपने देखा है कि वहां संघर्ष हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां नहीं हो, तो एक तरीके से मॉडर्न जो प्रशासक हैं, आज जो आधुनिक प्रशासन है, उनको भी अरस्तु ने क्रांति से बचने के कई अच्छे तरीके भी बताए हैं। ठीक है, तो ये है अरस्तु की क्रांति के कारण और क्रांति से बचने के उपाय। धन्यवाद।